चलिए, इस ज़रूरी ब्रीफिंग में हम सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जीपीसीबी के जो वेस्ट वाटर स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें समझते हैं। ये जानकारी ऑपरेशन में काम करने वाले हम सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये पक्का कर सकें कि हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नियम और लिमिट्स है ना, ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ नंबर नहीं है। असल में ये हमारे रोज के काम और हमारी जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनको समझना और ठीक से लागू करना हम सबके काम का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे पहले सेक्शन में हम ये समझेंगे कि हमारा काम सिर्फ नियमों को फॉलो करना ही नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आखिर ये नियम बनाए ही क्यों गए हैं। देखिए, ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहला, पर्यावरण की सुरक्षा, ताकि हमारे पानी के सोर्स साफ सुथरे रहें। दूसरा, पब्लिक हेल्थ, क्योंकि गंदा पानी बहुत गंभीर बीमारियां फैला सकता है। तीसरा, अगर हम नियमों का पालन करते हैं तभी हम अपना काम जारी रख सकते हैं। और हाँ, ये हमारी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं असल नियमों की। इस सेक्शन में हम जीपीसीबी के उन खास पैरामीटर्स और लिमिट्स को देखेंगे जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता और जिनका हमें हर हाल में पालन करना ही होता है। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चेक से, पीएच और टेम्परेचर। ये एफ्लुएंट की क्वालिटी जांचने की पहली सीढ़ी है। जीपीसीबी के मुताबिक जो पानी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका पीएच 6.5 से 8.5 के बीच ही होना चाहिए। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेंज है। अगला पैरामीटर है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, जिसे हम टीएसएस भी कहते हैं। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये पानी में तैरने वाले वो छोटे छोटे कण हैं जो पानी को गंदला या धुंधला बना देते हैं। ये पानी के अंदर पौधों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने देते और अपने साथ दूसरे खतरनाक पोल्यूटेंट्स को भी बहाकर ले जा सकते हैं। और जीपीसीबी की तरफ से इसके लिए एक बिल्कुल साफ लिमिट है, 100 मिलीग्राम्स प्रति लीटर। बस, इससे ज्यादा नहीं। ये नंबर हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि जानते क्या होता है, कभी बार प्रोसेस में थोड़ी सी गड़बड़ी या मान लीजिए केमिकल की डोजिंग सही नहीं हुई तो ये लिमिट आसानी से पार हो जाती है। अब बात करते हैं तेल और ग्रीस की। टेक्सटाइल प्रोसेस में ये एक बहुत कॉमन पोल्यूटेंट है। ये करता क्या है कि पानी के ऊपर एक परत बना लेता है, जिससे हवा की ऑक्सीजन पानी में जा ही नहीं पाती। और आप समझ सकते हैं कि ये पानी में रहने वाले जीवों के लिए कितना खतरनाक है। इसीलिए इसके लिए जीपीसीबी की लिमिट बहुत ही ज्यादा सख्त है, सिर्फ 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। ये दिखाता है कि हमें इसे हटाने के लिए कितने अच्छे तरीकों की जरूरत है। कभी कभी तो मशीनरी से होने वाला छोटा सा लीक भी इस लिमिट को पार करवा सकता है। अब आते हैं दो बहुत ही अहम पैरामीटर्स पर, बीओडी और सीओडी। बीओडी हमें ये बताता है कि पानी में जो ऑर्गेनिक कचरा है उसे तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ सीओडी एक बड़ा पैमाना है। वो पानी में मौजूद हर तरह के ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को केमिकली तोड़ने के लिए जरूरी कुल ऑक्सीजन को मापता है। टेक्सटाइल एफ्लुएंट के मामले में, जिसमें डाइज और केमिकल्स होते हैं, सीओडी ज्यादा जरूरी इंडिकेटर माना जाता है। जीपीसीबी ने बीओडी की लिमिट 100 मिलीग्राम प्रति लीटर रखी है और सीओडी की 250 मिलीग्राम प्रति लीटर। इनके अलावा हम टोटल ऑर्गेनिक कार्बन यानी टीओसी पर भी पूरी नजर रखते हैं। टीओसी हमें पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुल मात्रा बताता है, जिससे हमें पोल्यूशन लेवल का एक और नजरिया मिल जाता है। अच्छा, बीओडी और सीओडी के अलावा भी कुछ और बहुत जरूरी पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये पोषक तत्व हैं, लेकिन पानी में इनकी ज्यादा मात्रा यूट्रोफिकेशन कर देती है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और फिर हैं भारी धातुएं, जैसे लेड, मर्क्यूरी और क्रोमियम। ये बहुत ही जहरीली होती हैं, इसलिए इन पर कड़ी निगरानी रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब अगले सेक्शन में बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम इन सब पैरामीटर्स को मापते कैसे हैं। मतलब हम ये कैसे पक्का करते हैं कि जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो एकदम सटीक और भरोसेमंद हो। सही डेटा के लिए सही सैंपलिंग बहुत जरूरी है। IS 30025 के हिसाब से दो मेन तरीके हैं। एक है ग्रैब सैंपलिंग, ये तब करते हैं जब हमें किसी एक खास समय पर पानी की क्वालिटी चेक करनी हो। दूसरा है कंपोजिट सैंपलिंग, इसमें हम थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर कई सैंपल लेकर उन्हें मिला देते हैं। इससे हमें पूरे दिन की एवरेज वाटर क्वालिटी का ज्यादा अच्छा आइडिया मिलता है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि इन सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना ही होता है।
भारत में पानी और वेस्ट वाटर की सैंपलिंग और टेस्टिंग के सारे तरीके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड यानी IS 3025 में दिए गए हैं। यही हमारी ऑफिशियल गाइडबुक है। और जब बात हेवी मेटल्स की आती है ना, तो सटीकता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेड और मरकरी जैसे जहरीले तत्वों की जांच के लिए हम खास तौर पर IS 1866 में दिए गए निर्देशों का ही कड़ाई से पालन करते हैं। तो सवाल ये है कि हम इन कड़े मानकों को पूरा कैसे करते हैं? खैर, इसका जवाब हमारी टेक्नोलॉजी में छिपा है। चलिए देखते हैं कि हमारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ETP आखिर काम कैसे करता है। हमारे ट्रीटमेंट का जो सबसे मेन हिस्सा है वो है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसमें होता क्या है? सबसे पहले एरेशन टैंक में हवा डालकर हम अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। ये बैक्टीरिया पानी की सारी ऑर्गेनिक गंदगी को खा जाते हैं और आपस में जुड़कर गुच्छे बना लेते हैं। फिर ये भारी गुच्छे, जिन्हें हम स्लज कहते हैं, टैंक में नीचे बैठ जाते हैं और आखिर में ऊपर से साफ पानी को अलग कर लिया जाता है। ये प्रोसेस टेक्सटाइल वेस्ट वाटर के हाई BOD और COD को कम करने के लिए सबसे असरदार है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद भी पानी में घुले हुए नमक और डाई के बहुत बारीक कण रह जाते हैं। अब इन्हें हटाने के लिए हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि पानी एकदम हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से साफ हो। पानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है, ये हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती है कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया हम सब के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। जब कोई इंडस्ट्री अपने पानी को साफ करती है तो इसका फ़ायदा हम सबको मिलता है। हमारी नदियाँ और उनमें रहने वाले जीव सुरक्षित रहते हैं, लोगों की सेहत अच्छी रहती है और कंपनियां भी कानून का पालन करती हैं। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये पूरी प्रक्रिया विज्ञान और नियमों का एक बेहतरीन मेल है जो हमारे पानी को बचाता है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को भी मजबूर करती है कि हम सब मिलकर अपने सबसे कीमती संसाधन यानी पानी को बचाने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं।